हे स्वीट हार्ट्स, वेलकम बैक टू माय जूसी बबल में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरीज़ को पसंद करेंगे। अगर मेरे स्टोरीज आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ये एक वन शॉट स्टोरी होने वाली है। मैंने इसका स्टोरी का थंबनेल आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर रखी है बिकॉज मुझे लेट हो गया स्टोरी लाने में, और ये एक डिमांडिंग स्टोरी है। और हाँ, वांगचियान ऊपर से हमारे ट्विंस ब्रदर्स होने वाले। तो जिन जिन लोगों को ट्विंस ब्रदर्स की स्टोरी ज़्यादा एक्साइटेड करती है वो लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। ये एक मॉडर्न एफएफ है और भी ये लव स्टोरी है। तो चलो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं अपने इस स्टोरी की तरफ। जैसे जैसे करेक्टर्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनका इंट्रो आपको देते जाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने पहले सीन को। एक फ्लावर्स को एक फ्लावर शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स थे। उसकी महक से पूरी शॉप महक रही होती है। वहाँ पे हम एक शख्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। उसको देख के ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ज़्यादा एज का ना होगा, वो जो कि बहुत ही नॉर्मल से कपड़े में था, लेकिन वो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। उसके हेयर्स जो कि थोड़े थोड़े से लॉन्ग थे और उसकी आंखों पे आ रहे होते हैं, जिसके कारण उसे थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है। वो उन हेयर्स को साइड करता हुआ फ्लावर्स पे जो कि स्प्रे कर रहा होता है जैसे कि उसमें जान डाल रहा हो। वहीं वो ये सब काम कर ही रहा होता है। तभी हमें एक नन्हे से आवाज़ को सुनाई देता है जो कि के करके रो रहा होता है। यानी एक प्यार से बेबी के वॉइस आती है जो कि रो रहा होता है या फिर अपने फादर को अपने तरफ अटेंशन देने को बोल रहा हो, या वो नन्हा सा बेबी जो बोल रहा होता है। तभी वो शख्स, हाँ वो शख्स उसका फादर था, वो उसके पास आते हुए कहता है क्या हुआ बेबी, और वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। उसके नोज पे स्लाइड करते हुए कहता है तुम नन्हे से शैतान कहीं के, तुम कितना ज़्यादा परेशान करते हो अपने बाबा डैड को। और वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। वो बच्चा ना ज़्यादा बड़ा था, वो ज़्यादा से ज़्यादा बस 6 से 7 महीना का होगा, बहुत छोटा बेबी था। वो जब ये फील करता है कि हाँ वो अब अपने डैड की गोद में आ चुका है, तब वो खिलखिलाकर हंसने लगता है। वहीं वो शख्स उसका देखकर कहता है अच्छा तो तुम्हें बस मेरी अटेंशन चाहिए थी, इसलिए तुम इतना ज़्यादा नौटंकी कर रहे थे। नौटंकी बाज कहीं के। और वो उसके नोज़ पे फिर से एक छोटा सा किस कर देता है, जिसकी वजह से तो वो बेबी और भी ज़्यादा खिलखिलाकर हंसने लगता है। उसकी होठों पे जो वो प्यारी सी स्माइल थी, उस स्माइल से तो वो शख्स भी हंसने लगता है और उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं मेरे बेबी को भूख लगी है, चलो डैडा तुम्हें फीड करवाते हैं। और वो उसे ले जाकर एक बेंच पे बैठ जाता है जो कि उसी फ्लावर शॉप में रखा हुआ था, और वहाँ पे से एक बॉटल को उठाता है और जब उसमें का मिल्क वो चेक करता है तो हाँ वो अभी भी हल्का हल्का वार्म था जो कि बेबी के लिए काफ़ी था। वो उस मिल्क को बेबी को फीड कराने लगता है। वहीं वो बेबी जो कि अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस बोतल को पकड़कर फीड करते हुए अपनी चमकती हुई आंखों से अपने डैडा की तरफ देखे जा रहा होता है। वो बेबी बहुत बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। उसकी आंखें सिल्वर कलर की थी, बिल्कुल अपने डैड की तरह, और वो एक बेबी गर्ल थी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। उसकी चबी चबी से चीक्स जो कि काफ़ी हद तक पिंक पिंक लग रहे होते हैं, और उसके हेयर्स भी काफ़ी हद तक ग्रो हो चुके थे जो कि बिल्कुल उसके डैड की तरह ही बहुत ही ज़्यादा सिल्की सिल्की थे। दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के कॉपी थे। शख्स जो कि उस बेबी को देखते हुए उसकी चिक्स पे किस करते हुए कहता है मेरी प्रिंसेस बेबी, डैडा को हमेशा परेशान करती रहती हो है ना, जिस पे वो बेबी आ करके हंसने लगती है। इस पर वो शख्स कहता है अच्छा ठीक है चला पहले फीड कर लो बेबी, उसके बाद फिर खेलना। और वो अपने बेबी को अच्छे से फीड कराने के बाद फिर से उस नन्ही बेबी को कहता है मेरी प्यारी सी प्रिंसेस, और उसे वहाँ पे टहलाने लगता है ताकि वो बेबी सो जाए और वो शख्स फिर से अपने काम को कंटिन्यू कर सके। लगभग 5 मिनट में ही वो बेबी पूरी तरह से नींद के आगोश में डूब चुकी हुई होती है। वो अपने उस नन्हे से प्रिंसेस को देखता है जो कि बहुत ही पीसफुली सोई हुई होती है। उसके फॉरहेड पे फिर से एक किस करता है। उसे अपने नन्हे से प्रिंसेस पे बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा होता है, इसलिए वो उसे नीचे रखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और वो रखता भी नहीं है, अपने बाहों में ही लिया हुआ था क्योंकि उसने अपना आधा से ज़्यादा काम तो कंप्लीट कर रखा था। और अभी कोई वहाँ पे था भी नहीं ताकि
उसके फ्लावर शॉप में कोई है भी नहीं जो कि फ्लावर खरीदने आया हो। तो अभी सब कुछ सन्नाटा था, तो वो आराम से अभी अपने बेबी को ही प्यार करने लगता है और अपने बेबी को गोद में बैठ लिए हुए उसे खिला रहा होता है, उसके हाथों को देख रहा होता है कि चूम रहा होता है, और फिर उसके अच्छे से सब चीज़ को उसको देख रहा होता है। यानी कि एक तरफ से वो अपने बेबी को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा होता है, उसको जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उसकी उस प्यारी सी प्रिंसेस में हो, ऐसा वो अपनी प्रिंसेस को देख रहा होता है। ऐसा ही देखते देखते जो कि काफ़ी रात हो जाती है और उसके फ्लावर शॉप का टाइम भी ओवर हो चुका था। वो फ्लावर शॉप को बंद कर कर अपने बेबी को अपने बाहों में लेता है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। यहाँ से सीन कट कर फिर से हम एक छोटे से हाउस का सीन दिखाया जाता है जो कि एक कॉलोनी में था। वहाँ पे ना ज़्यादा रिच रहते थे और ना ज़्यादा पुअर, मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे रहते थे। वो शख्स भी मिडिल क्लास फैमिली से ही लग रहा होता है। वो जो कि अपने उस छोटे से हाउस में जाता है जो कि बहुत ही प्यारे से सजाया गया होता है। हर तरफ छोटे छोटे बच्चों आई मीन नन्हे नन्हे बच्चों की चीज़ें रखी हुई होती हैं जो कि ऑब्वियसली उसने अपनी नन्ही प्रिंसेस के लिए रखा हुआ होता है और बिल्कुल बेबी की जैसा पूरे हाउस को डेकोरेट किया गया होता है। बेबी को वहाँ रखने के बाद वो जाता है, फिर फ्रेश होकर आता है, फिर किचन में जाकर कुछ नूडल्स अपने लिए प्रिपेयर करता है और उसे खाकर फिर से दूध जो कि गर्म कर लेता है ताकि रात को उसका बेबी उठे तो वो उसे फीड करा सके। और सब चीज़ करने के बाद वो फिर चला जाता है सोने के लिए। आज का दिन उसका काफ़ी थकान भरा था जिसके कारण वो काफ़ी हद तक थक चुका था और अपनी प्रिंसेस को अपने बाहों में लेकर उसी में सुकून ढूंढता हुआ वो सो चुका हुआ होता है। यहाँ से फिर से हम सीन कट कर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत ही बड़े कंपनी का सीन दिखाया गया होता है जहाँ पे एक शख्स जो कि अपनी कैबिन में बैठा हुआ होता है, उसके फेस पे ही देख के साफ साफ लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पर्सन है और वो बस अपने काम में पूरी तरह से गुम था। उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि उसके बगल में खड़ा एक शख्स बहुत ही देर से उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो सुन ही नहीं रहा होता है। तभी फिर से उसके फ़ोन पे कॉल आती है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से आ रही होती है लेकिन वो उठा ही नहीं रहा होता है। इस बार वो शख्स बोली बॉस कॉल उठा लीजिए वरना मास्टर मुझे ही डांटेंगे, प्लीज़ बॉस उठा लीजिए। वो शख्स जो कि उस खरूस बॉस का सेक्रेटरी था और उसकी अभी लगी पड़ी थी क्योंकि उसका बॉस जो कि अपने अंकल का कॉल उठा नहीं रहा था और उसके अंकल जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से होते हैं जब भी वो उस सेक्रेटरी के ही एल लगाते हैं। अभी वो सेक्रेटरी चाहता था कि बॉस अपने अंकल से बात कर लें ताकि उसकी वाट न लगे, लेकिन उसके बॉस कब से अपने अंकल के कॉल को लगातार इग्नोर किए जा रहे होते हैं, इसलिए वो चाहता था कि उसके बॉस इस कॉल को अटेंड कर लें। इसलिए बेचारे को डरते डरते ही सही मगर अपने बॉस को बोलना ही पड़ा। वहीं हम उसी कोल्ड प्रिंस को देखते हैं जो कि घूर कर अपने सेक्रेटरी को देखता है। सेक्रेटरी की सिट्टी पिट्टी गुल्लू ओके बॉस प्लीज़ उठा लीजिए कॉल वरना मास्टर लाइन हम लोग आई मीन मेरी वाट लगा देंगे, प्लीज़ बॉस प्लीज़ उठा लीजिए। और वो जो कि हाथ जोड़ने लगा होता है। वहीं हम उसी कोल्ड प्रिंस को देखते हैं जो कि गहरी सी सांस लेता है और फिर अपने कॉल को उठाते हुए कहता है बहुत ही ठंडी वॉइस में, हेलो अंकल। तभी उधर से बोल जाती है, लेन वांग जी तुम मेरी बात सुनोगे कि नहीं। इस पे इधर से फिर से बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही कामिंग वॉइस में, कामिंग नहीं बहुत ही ठंडी वॉइस में फिर से एक आवाज़ जाती है, अंकल आप जो भी बोलना है जल्दी बोलिए मेरे पास टाइम नहीं है। यह सुनने के बाद उधर से जो वो ओल्ड पर्सन था उसकी फिर से तन बदन में आग लग चुकी हुई होती है और वो कहते हैं गुस्से में, लेन वांग जी मैंने तुमसे क्या कहा है, मैंने जो तुम्हारे पास फ़ोटोज़ भेजी हैं चुपचाप उन्हें देखो और एक को सेलेक्ट करो और मुझे भेजो ताकि मैं उसके साथ तुम्हारा ये रिश्ता पक्का कर सकूं, समझ में आया। और मैं तुम्हें ये साफ साफ बता रहा हूँ अगर इस बार तुमने मना किया तो मैं खुद ही किसी को ढूंढ कर उसके साथ तुम्हारे मैरिज फिक्स कर दूंगा। इस पे इधर से वॉइस फिर से जाती है, लैन वांगजी की ठंडी वॉइस, अंकल मैं शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप मुझे फोर्स नहीं करिए वरना। इस पे उधर से वरना क्या लैन वांगजी मैं कब से कह रहा हूँ कि तुम शादी कर लो 31 साल के हो गए हो अब क्या बुढ़े हो जाओगे। इस पे इधर से फिर से वॉइस जाती है, अंकल
मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं करना चाहता। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आप जाकर गगा को कहिए। आप गगा से है ना क्यों नहीं कहते? आप हमेशा मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? इस पे उधर से वजह जी, तुम्हारा भाई किसी को पसंद करता है और उसने मुझे साफ साफ कह दिया है कि वो अभी थोड़ा और टाइम चाहता है, लेकिन वो किसी को पसंद करता है। लैन वांगची, तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है, तो मुझे ये बताओ। तो फिर मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो मुझे बता, तुम किसी को पसंद करते हो? इस पर वो कहता है नहीं। तभी उधर से फिर से लैन चिरेन, हाँ वो लैन चिरेन थे जो कि लैन वांगजी पे गुस्सा हो जा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि लैन वांगजी शादी कर ले, मगर लैन वांगजी है कि ना, वो शादी नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। ना जाने उसको कौन सी चिर मची थी शादी से कि वो शादी नाम से ही दूर भागता है और उसको शादी के नाम से ही एलर्जी हो जाती है। लेकिन लैन चिरेन चाहते थे कि जैसे वो अकेले रहें ज़िंदगी भर, उसके नेफ्यूज़ अकेले ना रहें। लैन चिरेन जो कि उनके बड़े नेफ्यू हैं, उन्होंने ऑलरेडी किसी को पसंद करके रखा है और उनके साथ इंगेज हो चुके हैं, या और अभी फ़िलहाल वो लिविंग में रह रहे हैं। तो उनका टेंशन नहीं है अंकल को, क्योंकि वो आज ना तो कल मैरिज कर ही लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन्हें लैन वांगजी और उनके एक और नालायक नेफ्यू की, जो कि वो भी उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। फिलहाल अभी उन्होंने तो वांगजी को कॉल करके रखा हुआ है। वांगजी को मना करने के बाद उधर से हम देखते हैं लैन चिरेन का सीन, जो कि बहुत ही गुस्से में तमतमाए हुए होते हैं और उन्हीं के बगल में बैठा एक शख्स जो कि दांत निकाल रहा होता है। लैन चिरेन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अब क्या तुम मुझे बताओगे साहबजादे कि अब तुम कब शादी करोगे? इस पर कहता है, अंकल आप मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो? आपको पता है ना, मैं तो छोटा हूँ, पहले गगा की तो हो जाने दो, फिर आप मेरे पे आना। पहले नंबर गगा की आती है, गगा की से पहले मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? दुनिया वाले मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अंकल, बड़ा भाई कुमारा बैठा और छोटे ने शादी कर ली। अंकल, हर जगह आपकी थू 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 होगी। क्या आप चाहते हो कि आपकी बेइज्जती हो हर जगह? सब लोग क्या कहेंगे? आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी इज्जत को संभाल कर रखूँगा। अंकल, आप फिक्र मत करो, मैं आपकी इज्जत पे दाग नहीं आने दूंगा। पहले गगा की शादी होने दो, फिर मैं करूँगा। और वो ये बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक वे में बोल रहा होता है। और अंकल लैन चिरेन एक आँख छोटी एक आँख बड़ी और अपनी भौं सुखड़ी और मुंह आड़ा टेढ़ा बना कर उसको घूर घूर कर देखे जा रहे थे, और अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख के, जैसे कि ये अपना नौटंकी बंद करे कि अंकल कुछ बोले। उसकी नौटंकी बंद होने के साथ ही लैन चिरेन कहते हैं, वाह लैन, अपना मुंह बंद कर लो वरना मेरी चप्पल तुम्हारा मुंह होगा। इस पे लैन कहते हैं, अंकल आप मेरे हैंडसम फेस पे कैसे मार सकती हो? अगर मेरे फेस पे कुछ हो गया तो अभी तो मैं मना कर रहा हूँ, बाद में मुझसे कोई पूछेगा भी नहीं, फिर आपके नाती पोते का क्या होगा? अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरी होने वाली बीवी, होने वाले बच्चे को रोकना चाहते हो? अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अंकल, मेरी चेहरा ही मेरा शान है, मेरा गुरूर है, मेरी पहचान है। अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे चेहरे पे ना जाने कितने लोग रोज दिल देते हैं। आप क्या चाहते हो कि सबका दिल टूट जाए? अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इतना बड़ा दारी नहीं कर सकते अपनी देश की लड़कियों के साथ। अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। अंकल उसकी तरफ देखते हैं ऐसी निगाहों से जैसे कि अभी तुम यहाँ से निकल लो, वरना मैं सच में तुम्हारे खोपड़ी में अभी पूरा 6 की 6 बुलेट उतार दूंगा। और अंकल की ऐसी खतरनाक निगाही को देखते हुए लैन जैन, हाँ जो कि सबसे छोटा है लैन फैमिली में, और वो कहते अंकल मैं तभी उसकी एक साउंड वहाँ पे गूंज जाती है, कजरा रे तेरे काले काले नैदान, डॉक्टर साहब फ़ोन उठा लीजिए, डॉक्टर साहब फ़ोन उठा लीजिए। और ये बात सुनने के बाद लैन चिरन कहते, लैन जैन, इसमें लैन जैन कहते अंकल कॉल आ रही है। और लैन जैन कॉल उठाते कहते, हेलो क्या सर्जरी, बहुत इमरजेंसी, हाँ हाँ मैं बस अभी आ रहा हूँ। और कहता, अंकल मुझे जाना होगा, अंकल मैं आपसे बाद में बात करूँगा। और वो वहाँ पे से ऐसे भागता है, ऐसे जैसे कि उसके पीछे न जाने क्या पड़ा होगा। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद अंकल अपने बॉडी को छोड़ देते हैं वहीं पे सोफे पे, और गहरी सी सांस लेते हैं। उसकी इस फैमिली में एक पे एक नमूने हैं। एक है सबसे बड़ा बेटा लैन सिजन, जिसकी एज 35 नहीं 33 ईयर्स की हो चुकी है। ऑलरेडी उसका फियांसे है और वो लिविंग में रह रहा है। उसका अपना अच्छा खासा बिजनेस है और वो अपने लाइफ में सेटल है। दूसरा उसका नेफ्यू है लैन वांगजी, जो कि महाखरूस कोल्ड प्रिंस के नाम से जाना जाता है, और लोग ने तो उसे आइस बग कोल्ड हार्टेड
सब क्या क्या नाम नहीं दे रखा है। वही वो जो कि लड़कियों सॉरी शादी के नाम से ऐसे भागता है जैसे कि उसके पीछे 40 देश की पुलिस लगी होगी। ना जाने उसको शादी नाम से क्या प्रॉब्लम होती रहती है। वैसे तो वो चाइना के नंबर 1 बिजनेस वन में आता है, उसकी कंपनी टॉप कंपनी में आती है और ऊपर से उसका एक हिडन आइडेंटिटी भी है जो कि उसकी फैमिली में सबको पता है कि वो क्या करता है हिडनली। वहीं दूसरा उनका नेफ्यू आता है, सॉरी तीसरा जो कि सबसे छोटा और बहुत ही ज़्यादा चुलबुला है, लैनज़ेन, जो कि बस लैन वांगजी से 2 मिनट छोटा है। हाँ, सही सुना है, लैन वांगजी से 2 मिनट छोटा, क्योंकि लैनज़ेन और लैन वांगजी दोनों ट्विंस ब्रदर हैं। लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। लैन वांगजी जो कि बहुत ही शांत और कोल्ड है, उसके फेस पे कभी भी कोई इमोशन नहीं दिखता। लेकिन वही के उलट लहनज़ेन जो कि बहुत ही ज़्यादा चुलबुला और नॉटी है, से वो जो कि हर किसी से फ्लर्ट करता फिरता है, लेकिन वो भी न जाने क्यों शादी के नाम से भागता रहता है। न जाने क्यों दोनों भाई को शादी के नाम से एलर्जी है। वहीं लहनज़ेन जो कि प्रोफेशनली हार्ट सर्जन है, वो भी बहुत बड़ा हार्ट सर्जन। वो आज तक कोई भी उसका केस नहीं है जो कि फ्लॉप हुआ होगा, जिसके लिए उसे बेस्ट ऑफ बेस्ट हार्ट सर्जन का अवार्ड भी मिला हुआ है। ये रही लैन फैमिली की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। वही लैन चिल्ड्रन जो कि शादी नहीं किए हैं क्योंकि उन्हें अपने तीनों नेफ्यू को पालना था, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की थी। और अभी वो इन तीनों को जब अच्छे खासे से उनको इतना बड़ा कर चुके हैं और बस चाहते हैं कि लैनज़ेन और लैन वांगजी शादी कर कर अपनी लाइफ में सेटल हो जाए ताकि लैन चिल्ड्रन निकल सके वर्ल्ड टूर पे। लेकिन उसके 2 नालायक नेफ्यू उनके सपनों को लगता है पूरा होने नहीं देंगे और यही लिए लैन बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये रहा हमारी लैन फैमिली का छोटा सा इंट्रोडक्शन और वहाँ के इंसानों की वहाँ के लैन मेंबर्स की छोटी छोटी सी इंट्रो। हम फिर से चलते हैं लैनज़ेन के ऊपर। लैनज़ेन जो कि पहुँच चुका था अपने हॉस्पिटल, जो कि वहाँ का खुद वो ऑनर ठहरा और वो एक बहुत ही अच्छा हार्ट सर्जन भी है। अभी एक बहुत ही इमरजेंसी केस आया हुआ था, हालांकि वो उस वक्त बहाना बना के भागा था, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तब उसे बताया गया कि एक इमरजेंसी हार्ट सर्जरी परफॉर्म करना है उसको, तो वो निकल जाता है अपने काम को करने के लिए। उसको इस सर्जरी में लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। वो वहाँ से बाहर आता है तो बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्ट लग रहा होता है और वो अपने सोफे पे अपने कुर्सी पे बैठते हुए कहते हैं यार ये इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है। और वो ऐसा बोलता हुआ अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ चुका होता है उसी कुर्सी के ऊपर। वहीं यहाँ से सीन कट कर हम फिर से देखते हैं हांग लैन वांगजी जो कि शांति से बैठा अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। वहीं उसका सेक्रेटरी जो कि हान है, वो वहीं पे खड़ा हुआ था और वो अपने बॉस की तरफ देखते हुए अपने मन में ही कह रहा था कि पता नहीं बॉस का क्या होगा, ये किसी से शादी कर लेते तो उनकी वाइफ आ जाती और वो उसे अच्छे से संभालती, कम से कम मेरे ऊपर तो मुसीबत नहीं आता इतना। ओह गॉड प्लीज़ कोई तो भेज दो बॉस की लाइफ में, ताकि बॉस मेरा पीछा छोड़े और मैं भी कहीं डेटिंग शेटिंग करूँ। बॉस की वजह से अभी तक सिंगल हूँ, अखंड सिंगल। गॉड क्या आपको मुझ पे बिल्कुल भी दया नहीं आती? प्लीज़ मेरी सुन लो और बॉस की लाइफ में किसी को भेज दो प्लीज़। मैं आपको 111 रुपये का भोग चढ़ाऊँगा, प्लीज़ गॉड मेरी इस दुआ को कबूल कर लो। और वैसा बोलता हुआ घूर घूर कर लैनचैन को वांगजी को देखे जा रहा होता है। वहीं वांगजी जो कि कब से इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है, अब वो अपनी निगाहें ऊपर उठाते हुए सीधा हान की आंखों में देखते हुए कहता है व्हाट। हान बेचारा जो कि अभी आराम से अपनी सपनों में घूमता, वो पूरी बॉडी उसकी कांप जाती है। कहती है बॉस क्या हुआ? इस पे उधर से फिर से बहुत ही ठंडी और कोल्ड वॉइस आती है, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है या फिर यहाँ सिर्फ सोचने के लिए सैलरी लेते हो? इतनी ठंडी कोल्ड वॉइस सुनने के बाद हान जो कि कहते बॉस मैं जा रहा हूँ और वो वहाँ पे से बहुत ही स्पीड में भाग जाता है। वही हम
वो अमीन वंगजी को देखते हैं जो कि अपना शरीर चेक करते हुए फिर से अपने काम में लग चुका होता है। लगभग 2 मिनट के बाद फिर से देखते हैं हान जो कि अमीन वंगजी के कैबिन में टपक पड़ता है। कहता है बॉस, इस पे कहता वॉट, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए। इस पे हान कहता है बॉस, एक्चुअली हमें एक साइट विजिट करने के लिए जाना होगा। वहीं उधर से वांगजी की वॉइस आती है, ठीक है कब जाना है? तभी हान कहता है सर हमें लगभग 5 बजे जाना होगा, अभी 4 बज रहे हैं तो 1 घंटे में। कहता है ठीक है, तुम बाकी सब प्रिपेयर कर लो जब तक मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ। ओके सर। ऐसा बोलता हुआ हान वहाँ से चला जाता है। इधर वांगजी जो कि अपने बाकी सारे काम को कंप्लीट करने लगा होता है। 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी हान जो कि कार में बैठे हुए होते हैं और उनकी कार जो कि उस साइट को विजिट करने के लिए निकल चुकी हुई होती है। देखते देखते वो लोग जो कि शहर से काफ़ी दूर आ चुके हुए होते हैं। वांगजी हान की तरफ देखते हुए कहते हैं हान कब तक पहुंचेंगे? इस पे हान कहते हैं सर सर बस थोड़ा सा और, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा और दूर है। ऐसा बोलता हुआ वांगजी जो कि फिर से अपने लैपटॉप में लग चुका होता है जो कि वो अपने साथ लेके आया था और कुछ वहाँ पे देख रहा होता है जो कि उसी विजिट के थ्रू कुछ अब यानी कि डाटा था वो उसी को चेक कर रहा होता है। वहीं लगभग आधे घंटे में वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी हान कहते हैं बॉस हम पहुँच चुके हैं। कहता हुआ वांगजी जो कि बाहर निकलता है। वो लोग उस विजिट साइट को देख रहे होते हैं। वो साइट जो कि एक शहर से काफ़ी दूर था लेकिन वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिनेरियो था। वहाँ पे जंगल का वादी था पीछे के साइड से और बगल के साइड से जो कि वहाँ पे समुद्री जगह था। और वहाँ पे अगर वो लोग एक होटल को बनाए तो बहुत ही ज़्यादा चलने की चांसेस है और वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था। वो लोग ये सब को देख रहे होते हैं। वांगजी उस सारी जगह को अच्छे से विजिट कर लेता है। तभी उसकी नज़र जाती है कहीं दूर उसी समुद्री जगह पे जहाँ पे पत्थर पे एक शख्स बैठा हुआ था। उसकी बस पीठ है वांगजी को दिख रही होती है। वो थोड़ा सा अपना फेस टर्न करके उसे देखने की कोशिश करता है लेकिन वो शख्स नहीं दिखता है क्योंकि उसके थोड़े से लॉन्ग हेयर्स जो कि वहाँ पे लहरा रहे होते हैं। वो शख्स जो कि वाइट कलर के टी शर्ट में था और उसने ब्लैक कलर के पैंट पहन के रखा था जिसे उसने अपने घुटनों तक फोल्ड करके रखा हुआ होता है और उसके हाथ में कुछ था जो कि वांगजी को दिख नहीं रहा होता है। वो देखने की ट्राई कर रहा था मगर वो नहीं देख पाता है। तभी पीछे से हान की वो जाती है, सर हमें अब चलना चाहिए, क्या आपको ये साइड सही लग रहा है? क्या ये आई मीन ये सब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रही है? आपको ठीक लग रहा है ना? तो इस पे वांगजी करके वो आगे की तरफ निकल जाता है लेकिन उसके मन में उस शख्स को देखने की थोड़ी सी इच्छा तो होती है। वो पीछे पलट कर देखता है। तभी वो शख्स जो कि हल्का सा टर्न हुआ था उसका बस साइड फेस ही वांगजी को दिख पाता है। वांगजी बस देखते रह गया था क्योंकि सूरज की वो ढलती किरणें उसके फेस पे आ रही होती है जिसमें उसका फेस काफ़ी हद तक लाइट कर रहा होता है और वांगजी बस वहीं से लौट जाता है। इतना ही देखते हुए यहाँ से सीन कट कर हम फिर से आते हैं उसी शख्स पे जिसे हमने अपने फर्स्ट सीन में देखा होता है। वो शख्स जो कि एक समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, उसके हाथ में उसकी लिटिल सी प्रिंसेस थी। शायद से ये वही थे जिन्होंने जिसे अभी वांगजी देख के गए थे। हाँ हाँ वो वही दोनों थे। और वो शख्स जो कि अपनी बेबी को देखते हुए कहता है ओ माय प्रिंसेस आना बेबी, क्या तुम ठीक हो ना? हाँ बेबी बहुत ज़्यादा आज सैड लग रही थी मेरी प्रिंसेस, ये देखो तुम्हारा फेवरेट प्लेस, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ ताकि तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए। वो बेबी जो कि खिलखिला के हंसने लगती है अपने डैड की वॉइस पे और वो कर कर अपने डैड के बालों को खींच रही होती है। वहीं वो शख्स जो कि खिलखिला कर वो भी हंस रहा था अपने बेबी के साथ, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो शख्स जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था वो दूर उन समुंदर को देख रहा था जो कि बिल्कुल शांत और बहुत अकेले बिल्कुल उसकी तरह। लेकिन बस उसकी लाइफ में उसकी एक नन्ही सी प्रिंसेस है जो कि उसके जीने का सहारा बनी हुई है। अगर कभी वो उससे दूर हो गई तो शायद से वो शख्स जी ना पाए, ऐसा उसका हाल था। वो अपने प्रिंसेस को देखता है, कहते हैं चलो बेबी अब हमें घर चलना चाहिए वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत ही ठंडी ठंडी वो हवा चल रही है। बेबी जो कि जैसे अपने डैड की बातें सुन रही है वो जो कि अपने हाथ पैर भांजते और खिलखिलाकर फिर से हंस पड़ती है।
वही वो शख्स कहता है चलो चलते हैं, और वो लोग जो कि अपने घर के लिए निकल चुके हुए होते हैं। यहाँ से सीन कर हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन उसी फ्लावर शॉप का, जहाँ पे वो शख्स जो कि खड़ा हुआ था और उसके फ्लावर शॉप पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है कि उसे सांस लेने का भी फुर्सत नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बहुत हसीन था दिखने में। और ज़्यादातर वहाँ पे लड़कियों की भीड़ लगी थी, क्योंकि वो उसे दिखने के बहाने फ्लावर्स भी ले लेती थी, और फ्लावर्स लेने के बहाने वो उस शख्स को देख भी लेती थी। वो लड़का काफ़ी ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम, दोनों का कॉम्बिनेशन था, जो कि हर किसी के अटेंशन का केंद्र बन जाता था। और शायद से उसके इसी फेस के चार्म की वजह से उसकी दुकान पे ऐसे भीड़ लगी रहती थी। कुछ लड़कियां उससे फ्लर्ट कर रही थी, तो कुछ उसका नंबर मांग रही होती है। वही वो लड़का जो कि हंसते हुए सबको मना कर रहा होता है कि नहीं, वो अपना नंबर किसी को शेयर नहीं करता। कभी कभी कोई लड़कियां उसके हैंड को भी टच कर पड़ती है, वो जो कि अपने हाथ को पीछे कर देता है, लेकिन वो क्या करे यार, वो इन लड़कियों को मना भी करता है। तो ये तो बात ही नहीं मानती आज की जनजी सब, जो कि खूबसूरत चेहरे वाले पर्सन को देखा नहीं कि उस पर मर मिटती है। वही आज की लड़कियां थी जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं, बस 17-18 साल की, 19 साल की और 20 साल की एज की लड़कियां थी, वही जो कि उस पर बहुत ज़्यादा लट्टू थी। फिलहाल वो क्या ही कर सकता है, वो तो बस अपने काम में बिजी था और सबको फ्लावर्स दे रहा होता है। वही हम वहीं पे एक छोटे से बेबी ट्रॉली को देखते हैं, जिसमें वो नन्ही सी आना लेटी हुई होती है, और वो अपने हाथों में लिए बनी टॉय के साथ खूब खेल रही होती है। वो शख्स जो कि पलट पलट कर अपने बेबी को भी देख रहा था कि उसे कोई परेशानी ना हो, और अपने काम को भी कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी की एंट्री होती है, जो कि वहाँ से कुछ फ्लावर्स लेते हुए बोल रही थी कि बेटा, तुम अकेले यहाँ इतना सब कुछ कैसे संभाल लेते हो? मैं अक्सर तुम्हें देखा करती हूँ कि तुम अकेले ये सारे काम करते हो, क्यों ना तुम अपने हेल्प के लिए किसी को रख लेते हो। इस पे वो लड़का जो कि बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में और बहुत ही आराम से कहता है, नहीं आंटी कोई बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, वैसे भी कोई परेशानी नहीं है, मैं तो आराम से कर लेता हूँ, ये सब काम तो चुटकियों में हो जाएंगे। इस पे वो आंटी कहती, हाँ हाँ तुम तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, मुझे पता है। हाँ, काश कि तुम मेरे घर के दामाद बन पाते, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरी कोई बेटी ही नहीं है। इस पे वह लड़का खिलखिलाकर हंस देता है, कहता है कि आंटी आप भी ना, आप कैसी कैसी बातें करती रहती हो। इस पे वो आंटी कहती है, अरे मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तुम्हारे जैसा सन इन लॉ कौन नहीं चाहेगा। और वैसे बोलती वही उस लड़के से बात करती है। तभी वो बोलती है, अरे बेटा मैं कब से तुमसे मिल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, मगर मुझे अब तक तुम्हारा नाम नहीं पता, क्या तुम अपने आंटी को नाम भी नहीं बताओगे? इस पे वहाँ लड़का कहता है, ज़रूर आंटी क्यों नहीं। तभी वो बोलती है, बोलो बोलो तुम्हारा नाम क्या है? वो जो कि फिर से एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है, मेरा नाम विंग है। तभी वो कहते, ओह विंग, वाओ तुम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा नाम है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे कि तुम बहुत ही प्यारे हो। वो लड़का थोड़ा सा उसकी ईयर्स रेड हो जाते हैं, क्योंकि वो शर्मा जाता है। और कहता, आंटी आप भी ना। इसको कहते, अरे इतने ज़्यादा शर्माने की क्या ज़रूरत है, सच में तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। और वो उसकी चिक्स को पकड़ कर घींच देती है। इस पे वो कहता है, आंटी। इसको कहते हैं, हाँ ठीक है नहीं घींचूंगी। हाँ, मुझे तुम ये लिली और सनफ्लावर इन दोनों को मिक्स करके एक बुके बना दो। इस पे वो बोलता हुआ जल्दी जल्दी अपने काम को करने लगा होता है। ये हमारा सेकंड मेन लीड विवरजान था। आखिर उसकी दुनिया में क्या हुआ है, आई मीन उसके लाइफ में क्या हुआ है, ये बेबी उसका कैसे है, ये सब हम बाद में जानेंगे। और जो कि आंटी को बुके देने के बाद बाय बाय बोल देता है, और अब जाकर उसे फुर्सत मिली थी, क्योंकि अब सब लोग जो कि जा चुके हुए होते हैं, और वो अपनी बेबी की तरफ देखता है, बेबी आना जो कि विंग की बेटी थी। और वो कहता है, ओ माय प्रिंसेस, डैडा ने तुम्हें बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया, माफ़ कर देना। इस पे वो जो कि बेबी खिलखिलाकर हंस पड़ती है, वो नन्ही सी बच्ची, जैसे कि वो जानती हो कि उसके डैडा कितने ज़्यादा बिजी पर्सन है। और वो अपने हाथ को आगे करने लगती है। विंग अपने बेबी को गोद में उठाते हुए उसे थोड़ा सा उछालते हुए कहता है, मेरी प्यारी सी प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस को भूख लगा है। जिस पे वो बेबी करने लगती है। तभी विंग वहाँ से एक बोतल उठाता है, जिसमें उसने वार्म्थ मिल्क रखा हुआ होता है, और उसे बोतल में दूसरी बोतल में फिल कर कर उसे बेबी को पिलाने लगता है। बेबी जो कि अच्छे से मिल्क को पीने के बाद काफ़ी इनर्जेटिक फील कर रही थी, और वो और भी ज़्यादा खेलने लगती है अपने डैड के साथ। दोनों जो कि बहुत ही प्यार से वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं।
अब ऐसा ही जो कि सबकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चल रही होती है, सब अपने अपने काम में बिजी हो चुके हुए होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 3 पर्सन की डेस्टिनी जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वो जल्द ही एक दूसरे से मिलने वाले हैं। हम एक रात का सीन देखते हैं, वंग जी जो कि बहुत लेट नाइट अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसके फ़ोन पे लगातार कॉल आया जा रहा था, जो कि किसी और का नहीं, लैन चीरन का था। लैन चीरन जो कि वांग जी को घर बुला रहे होते हैं, लेकिन वांग जी जो कि नहीं जा रहा था, क्योंकि वो जब भी घर जाता तब लैन चीरन उससे शादी करने को फोर्स करने लगते और वांग जी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कॉल ही अटेंड नहीं करता है। वही हम हान को देखते हैं, जो कि वहीं पे खड़ा हुआ होता है, बेचारे के पसीने पसीने छूटे हुए होते हैं, क्योंकि बॉस अगर घर नहीं गए तो उसे अच्छे से पता है कि लैन कुरैन की पूरी गुस्सा का पिटारा जो है वो हान के ऊपर ही फूटेगा। बेचारा सोच रहा था कि आखिर इन लैन फैमिली के चक्कर में मैं कैसे फंस गया यार, प्लीज़ गॉड मुझे बचा लेना इस बार। और वो ऐसे कहता हुआ अपने मन में ही रो रहा होता है। वहीं हम लैन हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ लैन चिरन अपने फ़ोन को लेकर सोफे पे बैठा हुआ था और वो गुस्से में हाँफ रहा होता है, उसकी बीपी भी हाई बढ़ चुकी हुई होती है। वहीं हम मंगजी को देख आई मीन लंजन को देखते हैं, साइड में बैठा कटोरे में काजू किशमिश रख के खाया जा रहा होता है और अपने अंकल को देखे जा रहा होता है। वहीं लैंचर गुस्से पे लैंजन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम इस पे वांग लेंजर जो कि अपने दोनों हाथ को खड़े करते थे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत बोलो अंकल, मैंने कुछ नहीं किया सच में, मैं तो चुपचाप यहाँ बैठे फ्रूट आई मीन काजू किशमिश खा रहा हूँ। आप खाओगे क्या? आपकी बीपी हाई हो रही है, आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इस पे लेंजर कहते लेंजन, तुम दोनों भाई ने मेरे बीपी को बढ़ाने का जिम्मेदारी लेके रखा हुआ है क्या? तुम दोनों के चक्कर में एक दिन मुझे हार्ट अटैक आ ही जाएगा। और वो ऐसे बोलते हुए बहुत ही गुस्से में लैंजन को देखते, लैंजन बेचारा अपने मन में कहता है, मैंने क्या किया है, गगा से बात करो यार, हमेशा गगा का गुस्सा ये मेरे ऊपर ही क्यों फोड़ने लगते हैं। और लैंजन मुंह बना लेता है और वो अपना मुंह साइड कर कर बस अपने काजू किशमिश पे फोकस करने लगता है और फिर से फ़ोन में को लेकर रील्स देखने लगता है, जो कि उसका मन पसंदीदा काम था। वही हम लैन सिचन को देखते हैं, जो कि वो भी आ चुका हुआ होता है और उसके साथ साथ उसका पर्सनल सेक्रेटरी बोलो या फिर उसका फियांसे बोलो, दोनों आ चुके हुए होते हैं। लैन चिरन लैन सिचन को देखते हैं, लो आ गया एक और। लैंसजन आते के साथ ताना सुनते हुए कहते हैं, मैंने क्या किया यार? वो लैंजन की तरफ देखते हैं, लैंजन कंधे उचकाता है, मुझसे मत पूछो यार, मेरे भी तो वैसे ही एल लगे पड़े हैं गगा की वजह से। और वो नहीं बोलता है लैंसजन से कि आखिर क्या मसला है। वहीं लैंसजन बैठते हुए कहते हैं, क्या हुआ अंकल, क्या कोई परेशानी है? इस पे लैंसजन सिचन की तरफ देखते हुए कहते हैं, परेशानी? हाँ, सबसे बड़का परेशानी तो तुम्हारा वो भाई है, वो आखिर खुद को समझता क्या है? वो ऑफिस में जाकर चिपका हुआ है और आने का नाम नहीं ले रहा है। उसे क्या लगता है कि वो अगर घर नहीं आएगा तो मैं उसकी शादी नहीं कर पाऊँगा। अब मैं किसी को भी चूज़ करूँगा, उसे उससे शादी करनी ही होगी, चाहे जो हो जाए, और इसके लिए तुम उसे मनाओगे। लैंसजन अपने ऊपर फिंगर करते हुए कहते, मैं इस पर कहते, हाँ तो तुम समझ में आया इस पर आई मीन शिचैन कहते हैं, अंकल प्लीज़ उसे मेरे पास मेरे पल्ले मत बांधो। अंकल आपको पता है ना वो कितना ज़्यादा कोल्ड है, मुझे उससे डर लगता है, भले ही मैं बड़ा भाई हूँ मगर मुझे उससे सच में डर लगता है, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। आप लैंजन को भेजो। लैंजन बड़े ही अच्छे से वंग जी को हैंडल कर लेता है, अब उसे ही इस काम को सौंपो। तभी वंग जी के या मीन लैंजन ये सुनने के बाद कहता है, गगा आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हो और अपने छोटे से प्यारे से नन्हे से भाई को बलि का बकरा बना रहे हो। आपने ये दिखा दिया साबित करके कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप ऐसा कैसे कर सकते हो गगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। लैंजन को ऐसा करता हुआ देखकर शिचन अपनी आइज रोल करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं लैंजन कितना बड़ा नौटंकीबाज है। और वो लैंजन को देखते हैं घूर कर, तो लैंजन चुपचाप हो जाता है। वहीं हम एक और शख्स को देखते हैं, जो कि लैंसी चैन के बगल में था, उसका फियांसे। वो लैंसी चैन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि सचैन, मुझे लगता है कि अंकल सही बोल रहे हैं, आपको एक बार बात करनी चाहिए वंग जी से। इस पे वो कहता है, मिंग्याओ क्या तुम सोच समझ के तो बोल रहे हो ना, तुम क्या बोल रहे हो? इस पे मिंग्याओ कहता है कि मुझे लगता है कि अंकल सही बोल रहे हैं, आपको बात करना चाहिए, मैं तो बस यही बोल रहा हूँ। जिचेन कहते हैं, मिंग्याओ क्या तुम नहीं जानते वंग जी को कि वो कितना बड़का कोल्ड बग है और उसकी उस
उड़ती हुई आंखों से मुझे खुद डर लगता है, ऐसा करो तुम ही चले जाओ उसे बात करने के लिए। तभी मेंगा कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे माफ़ करो। और वो ऐसा बोलता हुआ साइड में जाकर बैठ जाता है। रंजन जो कि मन में ही बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है। फिर से हम अंकल की वॉइस को सुनते हैं जो कि बोलते हैं सिचन देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अपनी लाइफ में अकेलापन फील करो और अकेले रहो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। ना जाने क्यों वांग जी मेरी बात को समझ नहीं रहा, तुम उसे खुद कॉल करो और सिर्फ उसे घर आने के लिए बोलो, मैं उससे बात करूँगा। देखो मेरी बस इतनी सारी बात मान लो। लंचरन की बात सुनकर सिचन जो कि ओके अंकल कह देता है और वो खुद वांगजी को कॉल लगाने लगते हैं। वांगजी जब सिचन का कॉल देखता है तो वो उठाते हुए कहता है यस काका क्या हुआ। तभी सिचन की वॉइस आती है वांगजी अंकल तुम्हें कब से कॉल कर रहे हैं, एक बार तुम घर क्यों नहीं आ जाते। इस पे उधर से फिर से वॉइस आती है गगा आप जानते हो ना अंकल कौन सी टॉपिक लेके बैठ जाते हैं, मैं नहीं करना चाहता, अंकल समझते क्यों नहीं है। इस पे सिचन कहते हैं वांगजी ऐसे तुम्हें घर ना आने की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, एक बार अच्छे से तुम और अंकल बैठ के बातें कर लो ठीक है, प्लीज़ घर आ जाओ। अंकल बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना कि अंकल की तबीयत वैसे ही ख़राब होती रहती है, तुम क्या चाहते हो कि अंकल और भी ज़्यादा बीमार हो जाए। घर आ जाओ वांग जी गहरी सी सांस लेते हो कहते हैं ओके मैं आ रहा हूँ और वो कॉल रख देता है। इधर हाँ कहते हैं क्या हुआ बॉस। तभी वांग जी कहते हैं ये रहने दो बाकी सब यहाँ पे सब चीज़ अभी रख दो, चलो चलते हैं घर, मुझे जाना ही होगा। और वो ऐसा बोलता हुआ जो कि नीचे जाने लगता है, वही हाँ जल्दी जल्दी सब चीज़ को लॉक कर कर वांगजी के साथ घर के लिए निकल जाता है। वही वांगजी जो कि हान को छोड़ देता है क्योंकि रास्ते में ही हान का घर पड़ता था और वहाँ से वांगजी जो कि अपने घर के लिए जा चुका था। यहाँ से सीन कर फिर से हम लैंड हाउस का सीन देखते हैं जहाँ सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं। लैंड फैमिली में ये रूल है कि वो लोग खाते समय बात नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग अभी शांति से पहले अपना डिनर को एंजॉय करते हैं। उसके बाद सब लोग डाइनिंग लिविंग हॉल में बैठे हुए होते हैं। चिरन जो कि वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं वांगजी तुम आखिर क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि तुम शादी कर लो, कोई आएगी तुम्हारी लाइफ में तो तुम लोग की फैमिली कंप्लीट होगी, तुम्हारे बच्चे हो गए, फिर वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। ये सब तुम क्यों नहीं मेरी बात को समझ रहे हो। इस पे वांगजी कहते हैं अंकल मैं ठीक हूँ, मैं फिट एंड फाइन हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है जो मेरा ख्याल रखे, मैं खुद का रख सकता हूँ, मुझे अभी किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं शादी नहीं करना चाहता। आप क्यों नहीं समझते अंकल, मैं नहीं चाहता शादी करना। इस पे अंकल फिर से उसे कहते हैं कि वांगजी मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अपने लाइफ में अकेले रहो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। तभी वांगजी कहते हैं अंकल आप क्यों नहीं समझ रहे, आप भी तो अपनी लाइफ में अकेले रहे हो ना, फिर मैं क्यों नहीं रह सकता, मुझे भी शादी नहीं करनी है, मैं अकेले अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। और वो ऐसा कहते हुए गुस्से में थोड़ा ज़ोर से चिल्ला पड़ता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वही हम लंचरियन को देखते हैं जो कि वांगजी के ऐसे चिल्लाने की वजह से थोड़ा सी वो शिहर जाते हैं और उन्हें अभी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वहीं वांगजी के ऐसे चिल्लाने की वजह से सिचन और मेंग्याओ और लैंजन ये तीनों भी थोड़ा सा काम गए थे और वो अंकल की तरफ देखते हैं जिनके आंखों में हल्के से आंसू थे। वांगजी को तो जा चुका होता है, वही लहजन को देखते हैं जो कि अंकल को पकड़ते हुए कहते हैं अंकल इस चिरन हाँ मैं ठीक हूँ। वो जो कि लहजन के हाथ को हटाते हुए अपने कमरे की तरफ निकलने लगते हैं, लेकिन बस कुछ कदम बढ़ने के बाद ही वो अचानक से बेहोश होकर गिर चुके हुए होते हैं। लहजन सिचन मिंग्या सब लोग जल्दी जल्दी अंकल के पास जाते हैं और उन्हें उठाने लगते हैं। लहजन लगातार चिल्लाया जा रहा था अंकल अंकल क्या हुआ आपको, अंकल प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, लेकिन लहजन अनकॉन्शियस हो चुके हुए होते हैं। वही हम सिजन को देखते हैं जो कि वो लेंजन को कहते हैं लेंजन लेंजन जल्दी 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 अंकल को लेकर हॉस्पिटल चलो। वो लोग जो कि आनंद फानंद में जल्दी से लेंजन को उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं वहाँ पे जो कि सर्वेंट्स थे वो लोग भी ये सब देख रहे होते हैं। अभी उन लोगों को इतना फुर्सत नहीं था कि वो वांगजी को बता सके। वहीं हम वांगजी को देखते हैं जो कि अपने रूम के बालकनी में खड़ा हुआ होता है। तभी उसे दिखता है कि ये लोग बाहर जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। वो जब देखता है तो देखता है कि सिचन अंकल को गोद में उठाए हुए हैं और वो लोग जल्दी से जा रहे हैं। वांगजी समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है, वो जल्दी से नीचे आता है। तभी
वो वहाँ के सर्वेंट से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तब वहाँ के सर्वेंट बताते हैं कि मास्टर लैन जो कि बेहोश हो गए थे और वो लोग उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल गए हैं। वांग जी जो कि अपने सिर पे हाथ रखकर जोर से चिल्लाता है और वो फिर से उन लोगों के पीछे दौड़ता है, लेकिन तब तक उनकी कार निकल चुकी थी। धरवांग जी जो कि अपनी कार निकालता है और फिर उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच चुका है। वो लोग जल्दी जल्दी लंचिरन को एडमिट करते हैं और चेकअप करने के बाद पता चलता है कि लंचिरन को एक मेजर सॉरी लिटिल बिट हार्ट स्ट्रोक आया होता है, जिसके लिए वो अनकॉन्शियस हो गए थे और उन्हें ऐसे शॉक ना किया करें, नहीं तो अगर उन्हें दोबारा हार्ट स्ट्रोक आया तो शायद से उन्हें बचाना भी मुश्किल हो सकता है। वांग जी जो कि खुद अमिन लेजेंड खुद वहाँ का हार्ट सर्जन था, वो ये सब बोलता हुआ अपने गगो की तरफ देख रहा होता है, जो कि वहाँ पे चिचेन वांग जी दोनों खड़े हुए होते हैं। वांग जी ज़ोर से अपने हाथ को दीवार पर मारता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी गलती है, अगर वो चिल्लाता नहीं तो ये सब नहीं होता। उसके हाथ में भी स्क्रैच पड़ चुके थे और वहाँ से ब्लड आने लगा था। वहीं लेजेंड जल्दी से जाकर वांगची को पकड़ते पकड़ते गगा ये सब मत करिए प्लीज़, आपको चोट लग गई है, चलिए मैं आपको ड्रेसिंग कर देता हूँ। लेकिन लेजेंड की बातों को अनसुना करते हुए वांग जी अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहते हैं सब मेरी गलती है, मेरी वजह से अंकल अब आज यहाँ इस कंडीशन में है। और वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहे होते हैं। तभी चिचन उसे समझाते हैं कि वो लेजेंड अमीर वांग जी तुम्हारी गलती नहीं है, हाँ तुमने थोड़ी सी बदतमीजी कर दी, तुम्हें अंकल पे आवाज़ तेज नहीं करनी चाहिए थी, उनकी अक्सर तबीयत खराब रहती है, तुम्हें भी पता है कि वो हार्ट मरीज है। इस पर वांग जी अपनी निगाहें नीचे करते हुए सिचन से माफ़ी मांगता है। सिचन उसके कंधों को थपथपाते हुए कहते हैं कोई बात नहीं है, वैसे भी होने वाले अनहोनी को हम लोग टाल नहीं सकते हैं, वो किसी न किसी तरह हो ही जाता है और वो लोग क्या ही कर सकते थे। जब ये सब हो चुका होता है तो वो लोग बस अंकल के होश में आने का वेट ही कर रहे होते हैं। ऐसा ही जो कि आज का रात बीत जाता है, लेकिन चिरन को अभी तक होश नहीं आया हुआ होता है। वही यहाँ के सीन कर हम एक फ्लावर शॉप का यानी कि वही फ्लावर शॉप का देखते हैं, जहाँ भी अपना काम करता है। आई मीन जो कि विंग का फ्लावर शॉप है, विंग जो कि अपने काम में फिर से लगा हुआ था, उसकी बेबी अपना पालने में आराम से खेल रही होती है और विंग जो कि ऐसी ही भीड़ लगी हुई होती है तो वो अपने ग्राहकों को संभालने में बिजी हो रखा था। लगभग 2-3 घंटे के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं और वो फ्री होते हैं। तब जाकर वो बेबी की तरफ देखता है, बेबी जो कि बहुत ही प्यार से सोई हुई होती है। अभी उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके बालों को चलाते हुए फिर से अपना वो थोड़ा बहुत इधर उधर काम करने लगता है। ऐसा ही देखते देखते जो कि फिर से काफ़ी देर बीत चुकी थी, लगभग दोपहर हो चुके हुए होते हैं। वांग भी अभी भी खाली बैठा था, लेकिन उसे थोड़ी सी यहाँ पे अजीब लग रहा होता है क्योंकि आना अभी तक सो रही है, जो कि उसकी इतने लेट तक सोने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा चूज़ी बच्ची है और वो जल्दी जल्दी आई मीन तुरंत उठ जाया करते हैं, लेकिन लगभग 2-3 घंटे से वो रेगुलर सो ही रही है। सो यहाँ पे विंग को थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है कि भाई सब कुछ ठीक तो है ना। वो आना को उठाता है अपनी गोदी में और उसे उठाने की कोशिश करता है, बेबी आना अभी तक तुम्हारी नींद कंप्लीट नहीं हुई, दादा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उठो बेबी बेबी आना आना। लेकिन आना पूरी तरह से नींद में थी। विंग को तो यही लग रहा था, वो जो कि बेबी को अब थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए कहता है बेबी आना 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 बेबी। वी जो कि धीरे धीरे उसकी वॉइस चेंज हो रही थी, उसे अजीब सा ही डर लग रहा होता है। वो बेबी को हिलाते हुए कहता है बेबी बेबी आना आना उठो बेबी प्रिंसेस, देखो देखो डैडा बुला रहे हैं ना, डैडा को डराओ मत बेबी उठो, देखो डैडा तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं, आना आना बेबी उठो ना प्लीज़, डैडा को डराओ मत, उठो बेबी प्लीज़ प्रिंसेस बेबी उठो। लेकिन आना बिल्कुल भी नहीं उठ रही होती है। विंग पूरी तरह से कांप जाता है। आना को ऐसे देखकर वो जल्दी से उसे अपने बाहों में उठाते हुए कहता है बेबी बेबी उठो ना प्लीज़, आना आना बेबी उठो। लेकिन वो उठी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बेहोश हो चुकी हो। उसकी बॉडी भी हल्की हल्की ठंडी हो चुकी होती है। विंग बुरी तरह से कांप उठता है। आ, आ, आना को ऐसे देखकर वो जो कि वहाँ पे चिल्लाने लगता है। तभी फ्लावर शॉप के अगल बगल में जो कि कुछ और दुकानें थी, वहाँ के लोग आकर पूछते क्या हुआ बेटा तुम्हें, कि तुम्हें क्या कोई परेशानी हुई है। विंग को इतनी बुरी तरह से रोते हुए देखकर वो लोग भी परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं। तभी विंग कहता है मेरी बेबी आना आना को क्या पता नहीं क्या हुआ। तभी वहाँ पे हम उसी आंटी को देखते हैं जो कि
एक दिन आई हुई होती है, वो जल्दी से अंदर आती है और देखते हुए कहती ये वी इस पे कहते हैं हाँ हाँ आंटी आंटी आप यहाँ। इस पे कहते तुम्हारी बेबी ये तो बेहोश है, तुम यहाँ पे करके रहो, जल्दी चलो हॉस्पिटल चलो। वो लेडी जो कि काफ़ी अच्छी थी और विंग को भी अच्छे से जानती थी, वो जल्दी से विंग को लेकर अपने कार में बैठाती है और उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वो जो कि सीधे जाती है एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में। विंग का भी इस पे ध्यान नहीं था क्योंकि वो भी अपनी बेबी को उठाने में बिजी था, क्योंकि वो बेबी पूरी तरह से बेहोश हो रखी होती है और विंग उसे देख देख कर और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा हुआ होता है। वहीं वो आंटी जो कि हिम्मत से काम लेती है और वो विंग को कहती विंग जल्दी बाहर निकलो, और वो उसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और डॉक्टर डॉक्टर कहकर चलाने लगते हैं। एक डॉक्टर आते हुए कहते हैं आप लोग ये शोर क्यों मचा रहे हैं, ये हॉस्पिटल है। तभी विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेबी को बचा लो, मेरी प्रिंसेस को बचा लो, अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेबी को बचा लो। और वो जो कि ऐसा बोलता हुआ फुट फुट कर रो रहा होता है, उसकी आवाज़ें भी अच्छे से नहीं निकल रही थी है। वहीं वो डॉक्टर कहता है रुक जा मुझे देखने दो। विंग जो कि बेबी को वहाँ पे लेटाता है और वो डॉक्टर देखते हुए कहते हैं इसे जल्दी से अंदर चलो। वहाँ की जो कि कंपाउंडर्स थे, जो कि वहाँ की नर्सेज थी, वो जल्दी से बेबी को लेकर अंदर ओटी रूम में चली जाती है। वहीं ओटी रूम के बाहर विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और वो आंटी जो कि विंग को संभाल रही होती है। लगभग 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर निकलता है और वो विंग को देखते हुए कहते हैं कि आपको थोड़ा और वेट करना होगा, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती उसे चेक करने के बाद ही मैं आपको कोई सोल्यूशन बता सकता हूँ, आई मीन कुछ बता सकता हूँ कि आखिर बेबी को क्या परेशानी है। विंग जो कि कर देता है और वो गेट के बाहर से ही जो कि हल्की सी शीशे वाली जगह थी वहाँ से बेबी आना को देख रहा होता है। आना जिसके मुंह पे ऑक्सीजन लगा दिया गया होता है और उसके हाथ में एक आई ड्रॉप भी लगा हुआ होता है, जहाँ से वाटर उसकी बॉडी में जा रहा होता है। वे बेबी को ऐसे देखकर और भी ज़्यादा टूट जाते हैं और वो उसी गेट के सहारे बैठ कर नीचे फुट फुट कर रोने लगता है। वो आंटी जो कि थी वो विंग को पकड़ते हुए कहती है बेटा तुम ऐसे टूट नहीं सकते, वरना तुम्हारी बेबी का कौन ध्यान रखेगा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। और वो विंग को बहुत ज़्यादा ही समझा रही होती है। आंटी की बात सुनकर विंग भी खुद को शांत कराता है और वो जाकर वहीं साइड में लगे बेंच पे बैठ जाता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर जो कि रिपोर्ट लेकर आ चुके हुए होते हैं और वो विंग को बोल रहे थे कि आपकी बेबी के हार्ट में एक लिटिल बिट यानी कि छोटा सा होल है। यह सुनने के बाद तो विंग वहीं पे उसके पैर कांपने लगते हैं, वो खुद को खड़ा नहीं कर पा रहा होता है। वो वहीं पे फिर से धड़ाम से बेंच पे गिर जाते हैं। आंटी विंग को संभालती है, वो भी बहुत ज़्यादा ही अफसोस कर रही होती है विंग के लिए कि उसको न जाने कितनी सारी मुसीबत और ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। विंग जो कि डॉक्टर की तरफ देखने लगता है, डॉक्टर जो कि उसे कहते हैं कि आप खुद को संभालिए, वैसे बेबी की मदर कहाँ है। विंग जो कि कहता है नहीं उसकी कोई मदर नहीं है, उसका सिर्फ फादर है, सिर्फ मैं हूँ, उसकी मदर फादर सब कुछ सिर्फ मैं हूँ। वो जो कि ऐसा बोले जा रहा होता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पैनिक अटैक आ रहे हो। डॉक्टर्स जो कि जल्दी जल्दी उसको इंजेक्शन लगाते हैं और शांत कराते हैं। उसको बेबी के बगल में ही एक दूसरे बेड पे लेटा दिया जाता है। विंग जो कि अपने बेबी की तरफ देख रहा होता है, उसकी आइज़ की कॉर्नर से लगातार आंसू गिरे जा रहे होते हैं। डॉक्टर्स जो कि उनसे कहते हैं कि देखिए सर आपको अपने आप पे काबू रखना होगा, अगर आप भी इतने ज़्यादा पैनिक करेंगे तो फिर आपकी बेबी को संभालने वाला क्या कोई नहीं है आपके अलावा। विंग नहीं है सर हिलाता है, फिर कहते हैं तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद वो बताने लगता है कि अभी बेबी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसी वजह से बेबी जो कि अभी दवाई के थ्रू ही फ़िलहाल रहेगा। जब बेबी 1 ईयर्स का हो जाएगा तभी उसका ऑपरेशन हो सकता है। अभी बेबी बस 6 से 7 महीने का है। वही जो कि चुपचाप बैठा सारी बातों को सुन रहा होता है और उसकी निगाहें बस एकटक उसकी बेबी पे अटकी हुई होती है। और बहुत सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर जो कि उसे बोलते हैं कि बेबी आज यानी कि आज उसे यहीं हॉस्पिटल में ही रहने दीजिए, आप कल इसे लेके जाइएगा। विंग जो कि हम बोल देते हैं। उसके बाद डॉक्टर जो कि वहाँ से उन रिपोर्ट्स को लेके चला जाता है, ये बोलते हुए कि वो यहाँ के जो हमारे बेस्ट सर्जन डॉक्टर है उसे ये रिपोर्ट दिखाएगा ताकि वो और भी अच्छे से बेबी की कंडीशन को समझ सके
और वो डॉक्टर वहाँ से उन सारी रिपोर्ट्स को लेकर जा चुका हुआ होता है। उसके बाद हम उसी हॉस्पिटल के एक वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वीआईपी लोगों को रखा जाता है। वहाँ एक ओल्ड पर्सन जो कि लेटा हुआ होता है, उसके बगल बगल में 3-4 लोग खड़े हुए होते हैं और वो बस एकटक उस शख्स को देखे जा रहे होते हैं। वहीं एक शख्स बोलता है कि लैंसन क्या हुआ अंकल, अब तक होश में क्यों नहीं आए हैं? तभी वो लैंसन कहता है, काका अंकल को भी थोड़ा और टाइम लगेगा। और अभी सारी की सारी लैन फैमिली अभी लैन हॉस्पिटल में मौजूद है। लैंसन जो कि देख रहा होता है अपने अंकल के नस वस को जाकर, फिर वहाँ पे जो लगे वो मशीनें थी उन सबको चेक कर रहा था कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो सब कुछ ठीक था, बस अंकल लैंचरेन को अभी तक होश नहीं आता, जिसके लिए ये लोग परेशान ठहरे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे हान की एंट्री होती है और कहता है, बॉस बॉस हमें जल्दी से चलना, यानी कि आपको जल्दी से चलना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है और आपका जाना वहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ होता है और वो जल्दी जल्दी बोल रहा था। वांग जी उसे देखते हुए कहते हैं, हान मैं अभी नहीं जा सकता, जो भी है उसे कैंसिल करो। तभी हान कहता है, बॉस हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हम बहुत लंबे समय से इसका वेट कर रहे होते हैं और अगर हमने इसे डिले किया तो शायद से हम दोबारा इस मीटिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वो लोग जो कि यहाँ से कहीं चले जाने वाले हैं, आपको चलना होगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बॉस प्लीज़। वो जो कि लगातार वांग जी को रिक्वेस्ट कर रहा होता है। लैंसी चैन ये सब सुन रहे होते हैं। वो वांग जी के कंधों पे हाथ रखते हुए कहते हैं, वांग जी जाओ, हम लोग हैं यहाँ पे अंकल के साथ। वांग जी मना करना चाहता था लेकिन सिचेन उसे भेज देते हैं। वांग जी ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल जाता है। वहीं हान भी जो कि वांग जी के साथ ही निकल चुका होता है। यहाँ से सीन कट कर हम वापस विंग को देखते हैं। विंग जो कि अभी भी बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पे एक नर्स जो कि विंग के हाथों में कुछ लिस्ट थमा देती हैं दवाइयों की और बोलती हैं कि वो बाहर के शॉप से, बाहर जो कि इसी हॉस्पिटल के बगल में एक और क्लिनिक है जहाँ पे मेडिकल दवाइयाँ हैं, वहाँ से लाने के लिए विंग जो कि वहाँ से दवाई को लाने के लिए निकल जा चुका हुआ होता है। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि वो वहाँ पे अकेला था। आंटी जो कि वहाँ से जा चुकी हुई थी है, वैसे भी उन्हें भी तो अपनी फैमिली को देखना था, तो वो वहाँ से चली गई थी। अभी भी अकेला उस हॉस्पिटल में बस आना के साथ था, इसलिए भी खुद ही दवाई लेने के लिए चला जाता है। देखते हुए उस लिस्ट में जो जो दवाई की लिखी हुई थी, हालांकि विंग को समझ में नहीं आ रहा था, पढ़ा लिखा तो वो था लेकिन भाई डॉक्टर्स के हैंड राइटिंग ही इतने एंटिक पीस होते हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आता। वही हालांकि विंग का था जो कि वो नहीं समझ पाता। फिलहाल वो उन पुरुषों को दवाई को गिनता है जो कि कम से कम 10 से 15 थे और वो उसे लेता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से उसे किसी की टक्कर हो जाती है और वो गिरने ही वाला था, तभी किसी के मजबूत हाथ उसके कमर में लगते हैं और वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण विंग के फोरहेड सीधे जाके उस बंदे के चेस्ट से हिट होती है और वो अपने सिर को पकड़ लेता है क्योंकि उसे बहुत ही हेवी सी चोट लग गई थी और वो अपने सिर को टहलाते हुए ऊपर की तरफ देखता है और माफ़ी भी मांग रहा था क्योंकि विंग का ध्यान बिल्कुल भी आगे नहीं था। तो उसे लग रहा था कि शायद से उसकी गलती है और थी भी उसी की गलती क्योंकि वो आगे देखते हुए नहीं चल रहा था। वहीं दूसरा बंदा वो भी खुद सामने ना देख के अपने फ़ोन में कुछ देखे जा रहा होता है और अपने बगल में सेक्रेटरी से बातें करते हुए जा रहा था, जिसके कारण वो भी सामने विंग को नोटिस नहीं कर पाता है और दोनों की टक्कर हो जाती है। अभी फिलहाल विंग जो कि उस शख्स के बाहों में था और वो शख्स बस एक टक विंग को देखे जा रहा था। वो जैसे विंग की ब्यूटी में खो चुका था। हाँ, विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट भी है। हालांकि उसकी एज 20 से 22 साल की, 22-23 साल की है, लेकिन वो अपनी एज से काफ़ी छोटा लगता है देखने में, जैसे कि 18-19 साल का। अभी भी उतना ही एज का लग रहा होता है उस शख्स को देखने में। वो कहते हैं, बच्चे तुम ठीक तो हो ना? इस पर विंग उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, ये बच्चा किसको बोल रहा है? कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं देख पाया, इसके लिए आई एम सॉरी, मेरा आपका टक्कर मारने का कोई इरादा नहीं था। इस पर कहते हैं, रिलैक्स, और वो उसकी तरफ देखे जा रहा होता है। वहीं विंग जो कि साइड से जाने वाला था, तभी वो कहते हैं, रुको। इस पे विंग उसकी तरफ देखने लगता है। कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? विंग कंफ्यूज, ये शख्स को मेरे नाम जानने से ना जानने से क्या लेना देना है? कहता है, एक्सक्यूज मी, आप क्या बोल रहे हैं? इस पे कहते हैं, मैं बस पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है?
विंग उसे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज वे में और अजीब वे में देखते हुए वहाँ से निकल जाता है। कहते और यू मीन इस शख्स को मैं जानता ना पहचानता, मैं इसको अपना नाम भला क्यों बताऊँ। वो देखता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अभी उसे बस यहाँ से निकलने की जल्दी पड़ती है क्योंकि उसे जल्द से जल्द मेडिसिन लेके वापस अपने बेबी के पास जाना था। इधर वो शख्स बस उसे घूरता ही रह जाता है। उसको पीछे से भी अब तक वो घूर ही रहा होता है। जब तक वो वहाँ से वैनिश नहीं होता है तब तक वो उसे देखता ही रह जाता है। तभी बगल से उसकी सेक्रेटरी की वो जाती है, वो बॉस चलिए यहाँ से, हमारी मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, हम लेट हो चुके हैं वहाँ जाने के लिए। इस पर वो शख्स उसे घूरता है तो कहते हैं बॉस प्लीज़ चलिए ना। वो जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा से हमारे साथ लग रहा होता है, जैसे कि उसको डर हो कि कहीं उसकी ये मीटिंग ये प्रोजेक्ट उनके हाथों से छूट ना जाए। और उसका गुस्सा भी पता है उसे कि उसी पे उतरेगा क्योंकि उसका कोल्ड हार्टेड बॉस बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। हाँ, यहाँ पे लैन वांगजी था जो कि विंग से टकराया था फर्स्ट मीटिंग में ही। न जाने क्यों लैन जैन उसके फेस में ही स्टक हो चुका था। वो बस एक टक उसे देखे जा रहा है। उसने इससे ज़्यादा हसीन लड़का कहीं नहीं देखा था। उसकी ब्यूटी एक अलग ही लेवल की थी और शायद से यही वो था जो वांगजी को उसे देखने पे मजबूर कर चुका था, जो कि उसके जाते तक ही उसे देखते रह गया था। वांगजी किसी को भी अपने पर्सनल स्पेस में बिल्कुल भी नहीं आने देता, बल्कि एक उससे एक हाथ दूर पे ही रहने देता है। बस उसके गिने चुने लोग ही हैं जो कि उसके क्लोज आ पाते हैं। पहला तो उसका सेक्रेटरी थम गया जो कि उसे आना ही पड़ता है, और उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर्स, नहीं तो बाकी सब उससे बहुत ही ज़्यादा दूर दूर पे रहते हैं। उसे किसी का टच भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम उसने किसी अनजान पर्सन को टच किया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अजीब वाली फीलिंग नहीं आई, बल्कि वो उसको देखता ही रह गया था। वहीं हन की डिस्टर्बेंस की वजह से वांगजी उसकी तरफ देखने लगता है, देखने नहीं बल्कि घूरने लगता है। हन कहते वो बॉस प्लीज चलिए। वांगजी को न जाते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। वो एक बार वापस पीछे पलट कर देखता है, वो शख्स जो कि उस जगह पे पहुँच चुका था जहाँ से उसे मेडिसिन लेनी थी, और वांगजी अभी भी उसे देखे जा रहा होता है बार बार पलट पलट के, और ऐसे ही वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उस शख्स का चेहरा उसकी आंखों से हट नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पहली नज़र में ही वो उस पर अपना दिल हार गया हो। लेकिन इन एहसास का उसे बिल्कुल भी मतलब पता नहीं है कि वो लव वाला मतलब जानता ही नहीं है कि लव ऑफ क्या होता है, जिसके कारण वो बस अट्रैक्शन समझ के वहाँ से चला जाता है। हम मीटिंग के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे वांगजी बैठा मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन जो स्क्रीन पे वो शख्स उसे समझा रहा होता है उस पर न जाने क्यों बार बार वांगजी को विंग का ही चेहरा फ्लैश होता हुआ नजर आ रहा था, जिसके कारण वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है और मीटिंग में क्या बातें हो रही है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन वो चुपचाप शांति से बैठा था क्योंकि वो यहाँ पे ये नहीं बता सकता कि वो किसी के ख्याल में डूबा हुआ है, इसलिए वो चुपचाप कर रहा होता है। मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद वांगजी जो कि अब वहाँ से अपने ऑफिस के लिए ना जाकर फिर से हॉस्पिटल के लिए आने लगा था। इस मीटिंग के दौरान में उसे काफ़ी समय भी हो चुका था, जिसके कारण लगभग रात के 8 या 9 बज चुके होंगे। वो जब हॉस्पिटल आता है तो देखता है उसके अंकल जिनको होश आ चुका हुआ होता है। लगभग वांगजी के जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें होश आ गया था, और वांगजी जब आया तो देखा कि उसके अंकल सही सलामत बैठे हुए हैं। कहते हैं अंकल आप ठीक है? इस पर कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मैं मर जाऊँगा तब जाकर तुम लोग मेरी बात मानोगे। यहाँ पे अंकल जो कि फिर से वांगजी को सुनाने लगे हुए होते हैं। अभी वो चुपचाप वहाँ पे बैठा था, हालांकि उसे अभी भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है अंकल जो उसे बोल रहे थे, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है ताकि वो फिर से अंकल के ऊपर तेज आवाज़ करके कुछ बोल ना दे। अंकल जो कि वांगजी को अच्छा खासा सुनाने के बाद अब शांति से बैठे हुए होते हैं और घूर घूर कर वांगजी को देखे जा रहे होते हैं। वही वांगजी जो कि सारी बातों को बढ़िया से सुन चुका होता है, हालांकि उसका दिमाग अभी ब्लास्ट करने के मूड में था, लेकिन वो खुद को शांत करता है क्योंकि उसके दोनों कंधों पे उसके दोनों भाई ने हाथ रखा था कि बस बस रिलैक्स, शांत कर लो भाई, यहाँ पे फूटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना कहीं अंकल को दोबारा हार्ट स्ट्रोक ना आ जाए।
और इस बार कहीं निकल लेना अंकल। इसलिए बेचारे दोनों वांग जी को शांत करा रहे होते हैं और वांग जी जैसे तैसे अपने गुस्से को घूंट पीकर शांत करता है। वही अंकल सब कुछ हो जाने के बाद अब वो थोड़े थक चुके थे, फिर से वो लेट जाते हैं। वांग जी जो कि कहते हैं ठीक है मैं बाहर हूँ, और वो वहाँ पे से फिलहाल अभी बाहर जाकर एक फ्रेश हवा लेना चाहता था ताकि वो अपने आप को कम डाउन करा सके, और वो बाहर निकल जाता है। वहीं वो जैसे ही कॉरिडोर से बाहर निकलता है और थोड़ी दूर आगे चलता ही है कि उसकी टक्कर फिर से एक शख्स से हो जाती है, और वो उसे पकड़ते हुए कहता है कि तुम। तभी उसकी नज़र जाती है उस शख्स के चेहरे पे, जो कि फिर से उसे देखता ही रह जाता है सुबह की तरह। यानी कि ये विंग था जो कि वांग जी से फिर से एक बार टकरा चुका हुआ होता है। विंग वांग जी दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे ही होते हैं। तभी विंग उसे अलग होते हुए माफ़ी मांगता है कि माफ़ कर दीजिए, गलती से हो गया। वो आगे बढ़ने वाला था, उससे पहले ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ लाते हुए कहता है, अरे रुको रुको एक सेकंड, मेरी बात तो सुन लो। विंग उसकी तरफ कन्फ्यूजली देखने लगता है। तभी वांग जी उसे थोड़ा सा फ्लर्टी वे में कहता है कि मुझे एक बात बताना, तुम हमेशा गिरते पड़ते ही रहते हो या फिर मुझे ही देखकर हमेशा फिसल जाते हो? क्या मैं तुम्हें इतना हैंडसम लगता हूँ? और वो ऐसा बोलता हुआ विंग के क्लोज जा रहा होता है। वही वांग जी की बातें सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगता है। वही विंग के साथ साथ कोई और भी था जो कि शॉक हो चुका होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि हान था, जो कि वांग जी के पीछे ही खड़ा हुआ था। वो शॉकिंगली देख रहा होता है इस सीन को, और सबसे ज़्यादा शौक था वांग जी के इस फ्लर्टी नेचर को देखकर कि बॉस कोल्ड हार्टेड आइसबर्ग मेरे बॉस कब से इतने ज़्यादा फ्लर्टी हो गए हैं और उसे दिन में ही तारे दिखने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी यहीं पे बेहोश हो जाएगा, और वो बस ऐसे ही देखे जा रहा होता है वांग जी को। वहीं विंग जो कि अपना हाथ वांग जी से साइड करते हुए कहता है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने बोला ना मुझे गलती से हो गया, आई एम सॉरी। और वो ऐसा बोलकर वहाँ से फिर से जाने ही लगता है। वांग जी उसको तरफ फिर से देखते हुए कहता है, अरे पहले मुझे अपना नाम तो बता दो, उस बार भी चले गए थे बिना नाम बताए, इस बार क्या फिर से वैसे ही जाने का इरादा है? वही विंग जो कि उसे शेमलेस बोलता हुआ वहाँ से निकल जाता है, और पीछे वांग जी जो कि एक डफर की तरह दांत निकालता रहता है। हालांकि उसकी ये स्माइल भी बिल्कुल डेंजर लग रही होती है, क्योंकि उसे स्माइल करना आता नहीं है, कभी तो किया नहीं। अब फर्स्ट टाइम करने पे उसकी ये स्माइल बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। और इधर हान जिसकी जान निकली जा रही होती है वांग जी को ऐसे देखकर, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम अपने बॉस के फेस पे स्माइल देखी, वो भी यही स्माइल है कि किसी को किलर लुक दे रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा था उसको। वही विंग के चले जाने के बाद हान पीछे से कहता है, बॉस कि क्या हुआ, आप उसको ऐसे क्यों घूर रहे हैं? इस पे वांग जी जो कि हल्का सा अपना फेस टर्न कर कर हान को देखते हैं। बेचारी हान की प्राण वहीं पे अटक जाते हैं कि बॉस ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं, कहीं ये फिर से मेरी वाट ना लगवा दे। वही वांग जी कहते हैं इसके बारे में सारी जानकारी निकलवाओ, और वो ऐसा बोलकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। आज उसके फेस पे थोड़ी सी लाइट थी, जैसे कि वो हैप्पी हो, और वो वहाँ से चला जाता है। वही हान कहता है वो गया, कहीं सर उसकी वाट ना लगा दे। वैसे भी सर उसको ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो अपनी नज़रों से ही उसका चीरहरण कर देंगे। गॉड बेचारे उस प्यारे से बच्चे की प्लीज़ जान बचा लेना मेरे इस कोल्ड कोल्ड बॉस से। और वो ऐसा बोलता हुआ वांग जी के पीछे चला जाता है। और दूसरा उसको उसके बारे में पूरी जानकारी भी तो निकालनी थी। खैर उसको तो उसका नाम भी नहीं पता, हाँ लेकिन उसने उसकी पीक एक ज़रूर ले ली थी कि वो उसके ज़रिए ही उसका पता निकलवा लेगा, क्योंकि भाई उसके बॉस ने कहा है तो उसको उसकी जानकारी तो निकलवानी ही होगी। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद यहाँ से सीन कट कर हम देखते हैं वांग जी के ऑफिस रूम का, आई मीन लैंसन के ऑफिस रूम का सीन, जो कि वो अपनी कैबिन में बैठा कुछ रिपोर्टों को चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वही डॉक्टर जाता है जो कि अभी विंग के बेबी को चेक करता है। वो डॉक्टर जो कि उन रिपोर्ट्स को लेकर वांग जी के पास पहुँच चुका था, और उसे दिखा देता है कि सर ये न्यू केस है और बेबी बहुत छोटी है, तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये लाया है। वांग जी जैसे ही उस फाइल को पलटता है, फर्स्ट
उस बेबी का नाम आता है वी आना। वो नाम पढ़ते के साथ ही वांग जी न जाने क्यों मगर उसकी निगाहें उस नाम पे ही अटक जाती हैं, क्योंकि आना नाम उसको जैसे ऐसा लगा हो जैसे कि उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया हो। वो उसे पढ़ते हुए कहते हैं, फिर धीरे धीरे सारी फाइल्स को पढ़ते हैं और जब उसका वो एज देखता है तो वो शॉकिंगली कहता है व्हाट। वो कहते हैं मिस्टर ली रेन, ये आप मुझे क्या दिखा रहे हैं, मतलब ये बहुत ही छोटी बेबी है। इस पे वो ली रेन डॉक्टर जो है वो कहते हैं यस सीनियर, ये बहुत ही छोटी है बेबी, बस 6 मंथ की है और उसके हार्ट में एक छोटा सा होल है। ये बेबी जो कि कल ही एडमिट हुई थी, सॉरी आज ही एडमिट हुई थी सुबह के समय, उस वक्त मैं आपको दिखा नहीं पाया और अभी फुर्सत मिली है, रिपोर्ट भी अभी कुछ समय पहले ही आई है तो मैं आपको दिखाने को आ गया। आप ही सही तरीके से बता सकते इसे देखकर कि बच्चे की कंडीशन के किस टाइप से है। इस पे लेंजन और भी अच्छे से उस फाइल को रीड करने लगता है और कहता है फिलहाल तो अभी बेबी ठीक है, अभी ये स्टार्टिंग ही है, बहुत ही छोटा होल है, सो हम पहले इसे मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन भी तभी मुमकिन है जब बेबी कम से कम 1 ईयर हो जाए। इस पे वो डॉक्टर कहता है यस सर, मैंने उसके पेरेंट को बता दिया है कि कम से कम आपको बेबी के 1 साल पूरने तक का वेट करना होगा, तब तक बेबी की दवाई ही चलेगी। लेंसर कर देता है। उसके बाद वो उस फाइल को बंद करते हुए कहता है बेबी ये बच्चा किस वार्ड नंबर पे है। इस पे वो कह देता है सर वार्ड नंबर 45। लेंसर कर देता है कि वो एक बार खुद जाकर बेबी को विजिट करेगा। डॉक्टर भी ओके बोलकर वहाँ से उस फाइल को लेकर चला जाता है। वहीं फिर से ये लोग अपने काम में लगे हुए होते हैं। लगभग 1 से आधा घंटा के बाद आधा से 1 घंटा के बाद लेंजन अपने केबिन से बाहर निकलता है और वो उसी साइड जाने लगता है जहाँ पे आना एडमिट है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखता है कि वही लीरन जो कि वहाँ के डॉक्टर है वो वहीं पे बेबी को एग्जामिन कर रहे होते हैं। वहाँ पे लेंजन भी पहुँच चुका था। कहता है कि सब कुछ कैसा है, तभी वो डॉक्टर बोलते हैं कि सर सब कुछ ठीक है। और वो इधर उधर देखते हुए कहता है इसके पेरेंट्स, इस पे कहता है कि इसके फादर अभी बाहर गए हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी उन्हें लेने के लिए। इस पे वो कर देता है और कहता है इसकी मदर। तभी वो डॉक्टर लेरन कहते हैं कि सर ये एक्चुअली बात ऐसी कि इस बेबी के बस और एक ऑलरेडी ओनली फादर है, इसकी मदर नहीं है, इसके सिंगल फादर है बस। ओह! और इसके रिलेटिव, इस पे कहते हैं नहीं सर कुछ भी नहीं है, बस इसका फादर ही इसको लेकर आया था, इसके रिलेटिव भी कोई नहीं है। खैर मुझे इतना कुछ तो मालूम नहीं है, लेकिन कोई अगर यहाँ नहीं है तो अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि शायद से कोई नहीं होगा। इसी वजह से लेंजन करके वो बेबी को देखता है। बेबी बहुत ही प्यारी लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा अभी पीसफुली आराम कर रही होती है। कहते हैं बेबी का कंडीशन कैसा है। इस पे डॉक्टर कहते हैं कि हाँ बेबी ठीक है, हमने सब कुछ अच्छे से एग्जामिन कर लिया है, ये कुछ ही देर में इसके फादर भी आ जाएंगे तो आप मिल लीजिएगा। लेंजन कर फिर से वहाँ पे बैठकर बाकी सब चीज़ को अच्छे से एग्जामिन करने लगता है। लगभग 5 मिनट बीते ही थे तभी लेंजन के फ़ोन पे कॉल आता है। वो कॉल देखते हुए कहता है कि मैं चलता मैं इसके फादर से बाद में मिलूँगा क्योंकि मुझे अभी जाना होगा, अंकल का कॉल आया है। वो लेरन डॉक्टर भी कह देते ओके सर आप जा सकते हैं और वांग जी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बिल्कुल 1 मिनट बाद ही विंग वहाँ पे पहुँच चुका था। कहते हैं डॉक्टर मेरी बेबी, इस पे डॉक्टर कहते हैं कि हाँ आपकी बेबी ठीक है, आप बेबी को कल लेकर जा सकते हैं, लेकिन हाँ इनके मेडिसिन का बहुत ही प्रॉपर्ली ध्यान रखिएगा, टाइम टू टाइम उन्हें देते रहना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और आप बेबी का चेकअप करवाने के लिए भी टाइमली लेते आइएगा। इस पे विंग जो कि हाँ कर देता है। उसके बाद हमें लेन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। लेन का रूम जहाँ पे सब के सब खड़े रहते हैं, वांगजी, लेंजेन, लेंसिचेन और मिंग्याओ। वहीं अंकल जो कि बेड पे लेटे हुए घूर घूर कर देखते हुए कहते हैं क्या तुम लोगों को मुझे यहीं रखने का इरादा है या फिर घर भी ले जाओगे। इस पे लेंजन कहते हैं अंकल आपको कल ही डिस्चार्ज मिलेगा, प्लीज़ आप
चिल्लाना बंद करिए, आपकी बीपी फिर से बढ़ जाएगी। वहीं अंकल जो कि वो लेंजन को घूर कर कहते हैं, हाँ हाँ मेरी बीपी बढ़ने का रीज़न कौन है। लेंजन अपना मुंह पिटेरा कर लेते, ये हमेशा मुझे ही की सुनाते रहते, मैंने थोड़ी ना कुछ किया, सारी गलती गगा की है। लेकिन वो अभी यहाँ पे क्या ही करें, उसके अंकल की वजह से उसे चुप रहना पड़ता है। अब हम सीधे दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे अंकल को डिस्चार्ज मिल चुका हुआ होता है। लेंसी, चैन, मिंगिया और लेंजन ये तीनों की तीनों अंकल के साथ खड़े हुए होते हैं। अंकल जो कि अब घर जाने वाले थे, वांग जी वहाँ पे था नहीं क्योंकि उसको एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ रखी हुई होती है। अंकल जो कि लेंजन की तरफ देखते हुए कहते हैं, लेंजन तुम्हारे उस नालायक भाई का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर तुमने जल्द से जल्द कोई डिसीजन नहीं लिया ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो अभी भी जाते जाते लेंजन को धमकियाँ देते ही जा चुके हुए होते हैं। वहीं हम दूसरी साइड विंग को देखते हैं, जो कि वो भी डिस्चार्ज करा चुका होता है। अन्ना को गोद में लिया था, अन्ना भी जगी हुई होती है और वो ठीक लग रही थी। वो जिसके फेस पे प्यारी सी स्माइल थी, वो खिलखिलाकर हंस के अपने फादर्स को कर रही होती है। वही विंग अपने बेबी को ऐसे खिलखिलाता हुआ देखकर कहीं ना कहीं उसके फेस पे भी एक प्यारी सी स्माइल थी और वो कहते, मेरी बेबी प्यारी सी अन्ना, क्या आप ठीक है? अन्ना करने लगी हुई होती है। विंग उसको खिलाते हुए आ रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसका पैर स्लिप करता है और वो बस नीचे गिरने वाला था। उसने आना को बहुत टाइटली हक कर लिया था ताकि उसे चोट न लगे और वो बस खुद को नीचे गिरने का वेट कर रहा था, लेकिन अचानक से ही दो मजबूत बाहें उसे अपनी बाहों में थाम लेती है। विंग को जब महसूस होता है कि वो अटक चुका है, यानी कि वो नीचे नहीं गिरा है, तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखता है, लेकिन सामने के शख्स को देखकर पूरी तरह से शॉक। और इसी सीन के साथ ये पार्ट फिलहाल के लिए यहीं पे स्टॉप होता है क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, सो मैं इसे 2 पार्ट या 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दूँगी। बाय बाय, फिलहाल के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका सेकंड पार्ट जल्द लाने की कोशिश करूँगी, ओके ना? हाँ, कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर। तुम लोग तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते कि यार। और मैं अपना दुख आप लोगों को क्या बताऊँ, दीदी की वाट लगी पड़ी है क्योंकि मुझे इतना हेडेक होता है कि मैं शांति से कहीं पे बैठ नहीं पाती हूँ। इतना पेन हो रहा होता है मेरे सिर में। अभी थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मेरे सिर में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। हैश खैर, दुख तो सबकी ज़िंदगी में लगे रहते हैं, मेरे भी वही हाल है कि ये लगे पड़े हैं। छोड़ो, बस इतना बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। बाय बाय।